हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी के मूल तत्वों के बारे में कुछ विशेष प्रश्नों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ में वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। और पहला टॉपिक है कि संक्षिप्त टिप्पणी करनी है अर्थात जो इन्वर्जन है, कोशिका चक्र है, या जो दो ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में निरंतर पूछे जाते हैं। तो इन दो टॉपिकों को सबसे पहले आपके लिए लाए हैं, उसके बाद और भी प्रश्न है। तो जो पहला टॉपिक है वो है इन्वर्जन अर्थात इन्वर्जन पर टिप्पणी करिएगा संक्षेप में, या इन्वर्जन क्या होता है इसको समझाइएगा। आपकी परीक्षा में कुछ इस प्रकार प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्जन की कि इन्वर्जन आखिर है क्या। तो जब किसी क्रोमोसोम का कोई खंड सामान्य से उल्टे दिक् विन्यास में स्थित होता है तो इस दशा को इन्वर्जन कहते हैं। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि इन्वर्जन किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी क्रोमोसोम का कोई खंड सामान्य से उल्टे दिक् विन्यास में स्थित होता है तो इस दशा को इन्वर्जन कहते हैं। अब बात करते हैं इन्वर्जन के कारण होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जो आपको टिप्पणी में लिखनी होती हैं। तो इन्वर्जन के कारण इन्वर्टित खंड में स्थित जीनों के बीच पुनर्योजन कम आवृत्ति में होता है या निरोधित हो जाता है। अतः इन्वर्टित खंडों में उपस्थित जीन संयोजन संरक्षित बने रहते हैं। कुछ प्रकार के परिकेंद्री इन्वर्जनों के कारण संबंधित क्रोमोसोम की आकारिकी में परिवर्तन हो जाता है। जब क्रोमोसोम का इंस्ट्रोमियर इन्वर्टित खंड में स्थित होता है तो इस घटना को परिकेंद्री इन्वर्जन कहते हैं। लेकिन जब क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर इन्वर्टित खंड के बाहर स्थित होता है तो इस घटना को पराकेंद्रीय इन्वर्जन कहा जाता है। और जो परिकेंद्रीय इन्वर्जन के कारण जो स्पेसीजों के विकास में कुछ आनुवंशिक विभेदन होते हैं, जैसे परिकेंद्रीय इन्वर्जनों के कारण कई स्पेसीजों के विकास में कोशिकानुवंशिकी विभेदन संबंधित स्पेसीजों के जीनोमी के क्रोमोसोम में आकारिकी में भिन्नता होती है। उसके जो अगला टॉपिक था वो था कोशिका चक्र। तो अब बात करेंगे आखिर कोशिका चक्र है क्या। तो जो साधारणतः अंतरावस्था की सबसे लंबी अवधि तक उप अवस्था जीआई होती है। जो कोशिका द्रव्य होती है वो साधारणतः अंतरावस्था की सबसे लंबी अवधि की उप अवस्था अर्थात जीआई होती है। G2 सबसे छोटी तथा इस दिनों के मध्य की अवधि वाली होती है, जिसमें सभी जीवों में 5 की अवधि अंतरावस्था की अवधि की लगभग 35 से 40% होती है। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका क्रम में विभाजन G1, यश तथा G2 और पुनः विभाजन की अवस्थाओं से गुजरती रहती है। यह क्रम विशेष रूप से मेरिस्टेमी ऊतकों में लगातार चलता रहता है। इस तथ्य को एक चक्र द्वारा चित्रित करते हैं जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे कि कोशिका चक्र और इन्वर्जन क्या है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला प्रश्न है कि द्विगुणन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या द्विगुणन क्या होता है इस पर टिप्पणी करिएगा, या आप द्विगुणन से क्या समझते हैं। तो दोस्तों, आपकी परीक्षा में कुछ इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं जैसे कि द्विगुणन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि जब एक जीनोम में किसी क्रोमोसोम के एक खंड की एक से अधिक प्रति उपस्थित होती है तो इसे द्विगुणन कहते हैं। तो द्विगुणन किसे कहते हैं, जब किसी जीनोम में किसी क्रोमोसोम के एक खंड की एक से अधिक प्रति अर्थात उसकी कॉपी उपस्थित हो तो इसे द्विगुणन कहते हैं। द्विगुणन साधारणतः न्यूनता की अपेक्षा कम हानिकारक होते हैं, क्योंकि कुछ द्विगुणन सुस्पष्ट एवं विशिष्ट लक्षण प्रारूप उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए यह जो होते हैं ये कम हानिकारक होते हैं। किसी जीन के द्विगुणन के बाद उसकी एक प्रति में लंबे समय तक उत्परिवर्तन होने रहने के कारण उस जीन से एक नए एवं भिन्न प्रकार वाले जीन की उत्पत्ति हो सकती है। अतः जैविक विकास में द्विगुणनों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि जीन अन्योन्यकरण क्या है, समझाइए। तो मेंडल ने भार में जिन 7 लक्षणों का अध्ययन किया था उनमें से प्रत्येक लक्षण केवल एक जीन द्वारा नियंत्रित था। मेंडल ने भार में जितने अर्थात जो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था, जिनका आपको नीचे नाम बताया जाएगा कौन कौन से जो 7 लक्षण थे, उनमें से प्रत्येक लक्षण केवल एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होता था, परंतु कई संभवतः सभी लक्षण 2 या 2 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते थे। ऐसे लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन एक दूसरे के
क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित करते हैं। जब दो या अधिक जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो वे एक दूसरे की क्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर सकते हैं। इस दशा को जीन अन्योन्यकरण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप इसे भी समझ चुके होंगे कि जीन अन्योन्यकरण क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी लाभदायक साबित हो। अब बात करते हैं कि जो इसके जो 7 लक्षण थे जिन पर उन्होंने कार्य किया था, वो पहले कौन सा था। पहला था प्रारूपिक द्विसंकरण अनुपात, दूसरा था द्विक जीन क्रिया, तीसरा था पूरक जीन क्रिया, चौथा था संपूरक जीन क्रिया, पाँचवा था निरोधी जीन क्रिया और छठा था गोपन जीन क्रिया और सातवां था बहुलक जीन क्रिया। कभी कभी आपकी परीक्षा में यही साधारण पूछ लिया जाता है कि मेंडल द्वारा 7 जो लक्षणों पर कार्य किया गया था वो कौन कौन से, तो उनका नाम बताइएगा। अगला प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया को समझाइएगा। प्रश्न है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया क्या है, समझाइए। ये क्रॉसिंग ओवर क्रिया पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो यह है कि डार्लिंगटन के अनुसार जाइगोटीन अवस्था में जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में युग्मन करते हैं वे एक दूसरे से लिपट जाते हैं। जब तक क्रोमोसोम लंबाई में फटते नहीं हैं तब तक वे परस्पर विलयन के कारण होने वाले खिंचाव को सहन कर सकते हैं। परंतु जब पंचिटीन में प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई में फटकर 2 क्रोमोटिड्स में बंट जाता है तो क्रोमोटिड्स कमजोर होने के कारण खिंचाव में नहीं सहन कर पाता है तथा किसी एक या अधिक स्थानों पर टूट जाते हैं। टूटे हुए सिरे अवलीता होने लगते हैं तथा इस क्रिया में जब वे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जुड़ने लगते हैं। जब अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमोटिड्स के टूटे हुए सिरे एक दूसरे के संपर्क में आकर जुड़ते हैं तो क्रोमोटिड्स एक दूसरे को पार करते हैं अर्थात क्रॉस करते हैं। यही क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है तथा वह बिंदु जहाँ पर गुणा की जैसी रचना बनती है उसको कियाज्मेटा कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। जो प्रश्न नंबर 5 है वो यह है कि पूरक जीन क्रिया क्या है। पूरक जीन क्रिया क्या है। दोस्तों, अगर आप वीडियो की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर है वो यह होने वाला है कि जब किसी लक्षण की उत्पत्ति के लिए 2 जीनों के प्रभावी विकल्पियों का एक साथ उपस्थित होना अनिवार्य हो और इनमें से किसी एक अथवा दोनों जीनों के अप्रभावी अवस्थाओं में होने पर विपर्यासी लक्षण प्रारूप उत्पन्न हो तो इस दशा को पूरक जीन क्रिया कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप पूरक जीन क्रिया को समझ चुके होंगे कि पूरक जीन क्रिया क्या है। तो जब किसी लक्षण की उत्पत्ति के लिए 2 या जीनों के प्रभावी विकल्पियों का एक साथ उपस्थित होना अनिवार्य हो और इनमें से किसी एक अथवा दोनों जीनों के अप्रभावी अवस्थाओं में होने पर विपर्यासी लक्षण प्रारूप उत्पन्न हो तो इस दशा को पूरक जीन क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।